नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। ज़िंदगी इम्तिहानों का सिलसिला है और कोई भी आदमी कामयाब होकर के जहाँ खड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके आगे इम्तिहान होते नहीं हैं, होते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी शुरुआत से ही इम्तिहान बन जाती है। संघर्षों, मुश्किलों, मुसीबतों से घिरी रहती है, उसके बावजूद वो इस देश में जो सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है, उसको पार कर जाते हैं। इसलिए वो बहुतों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, प्रेरणा होते हैं, वो सबक भी होते हैं। और आज मेरे सामने दो शख्स हैं, वो इसी तरह की कामयाबी के साथ हैं। नाम है शेफाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कौन सा अटेम्प्ट है? यूपीएससी क्वालिफाई करना हर आदमी का सपना होता है इस देश में। जो भी पढ़ता है उसको जी, लगता है कि हमको तो बिल्कुल। यूपीएससी क्वालिफाई कर ही जाना चाहिए। हाँ जी। आपने किस अटेम्प्ट में किया? ये मेरा छठा अटेम्प्ट था, अच्छा, 6th। छठा था। जी। तो इसके पहले आपने कितनी बार प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया? इससे पहले जो मेरे 5 अटेम्प्ट्स थे, उसमें मैंने पहले 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था और फिर 4th अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ था और फिर से 5th अटेम्प्ट में मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ था और फिर फाइनली 6th अटेम्प्ट में जाकर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई हुआ है। ये तो बड़ी जीवट की बात है कि कोई आदमी 3 अटेम्प्ट दे और प्रीलिम्स ना हो, जी, चौथे में मेंस तक पहुंचे, पांचवें में फिर प्रीलिम्स ना हो जी। और वो ये उम्मीद बांधे रहे कि नहीं मैं कर जाऊं। तो कभी ये लगा कि हम कर जाएंगे? जो ये जर्नी थी इसमें बहुत बार सेल्फ डाउट आया मुझे कि शायद ना हो, शायद मैं नहीं कर सकती। परंतु जो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स का जो सपोर्ट था, उसने मेरा हौसला बंधाए रखा और मुझे यकीन दिलाया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा थोड़े बहुत नंबर से रहता था। तो मुझे यकीन हो गया कि ठीक है, कैपेबिलिटी है, बस थोड़ी-सी और ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं 6-7 साल करती रही। 6 बार लगातार अटेम्प्ट लेना और पेशेंस रखना कि फिर हो जाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर हो जाएगा। सपोर्ट है, ठीक है, फैमिली का है, दोस्तों का है, लेकिन खुद पर आदमी को यकीन रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? आदमी 3-4 अटेम्प्ट में, 5 अटेम्प्ट में भी टूट तो जाता ही होगा। फिर भी आपने छठा अटेम्प्ट लिया और क्वालिफ़ाई किया। क्या किया इसके लिए? उसका सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि खुद की मेहनत जो है, अगर हम करते रहें और यदि हमारा जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, पर हमें ये पता है कि हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो मुझे लगता है कि मेहनत कभी ना कभी सफल ज़रूर होती है। इसी बात को लेकर मैंने अपने अटेम्प्ट्स दिए। कितने घंटे की पढ़ाई थी? पढ़ाई जो थी वो वेरी करती थी। जब एग्ज़ाम पास आता था तो बढ़ा देनी पड़ती थी, तब 13, 14, कभी-कभी 15 घंटे भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब एग्ज़ाम थोड़ा दूर होता था, जैसे 3 महीने, 4 महीने, तो 6 से 7 घंटे, या कोशिश करते थे कि और ज़्यादा पढ़ लें, पर एवरेज इतना आता था। आप तो वैसे परिवार से आई हैं जो जॉइंट फैमिली है, जी, तो बहुत सारे लोग परिवार के भीतर रहते हैं। एक मध्यम जी। वर्गीय परिवार में बहुत सारे परिवार के लोग रह रहे हैं। हाँ जी। उसमें आप अपने लिए समय निकालती हैं पढ़ने के लिए। ये संभव हो जाता था? देखिए, मुश्किल आती थी, पर मैं कोशिश करती थी कि मैं रात के टाइम ही पढ़ाई करूँ, क्योंकि परिवार के साथ रहते हैं तो उनके साथ समय भी बिताना पड़ता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो रात को 6-7 बजे बैठ जाती थी और 8 घंटे कंटिन्यूअस 2-3 बजे तक पढ़ती थी और फिर अगले दिन फिर से वही। घर में ऐसा क्या होना चाहिए, चूँकि आप वहाँ से हैं जहाँ से आम तौर पर लोग सोचते भी नहीं हैं। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, 3-4 अटेम्प्ट ले लिया। अ, बहुत सारे लोग अड़ोस-पड़ोस के नाते रिश्तेदार के कहने लगते हैं कि अरे अब हो गया, बहुत हो गया, क्या करेगी? इस तरह के ताने भी तो मिलते होंगे। जब मेरा 3rd अटेम्प्ट था, उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और तब मेरी उम्र करीब 25 साल थी, तो परिवार से नहीं बट बाकी लोगों से प्रेशर आने लगा कि अब लड़की 25 साल की हो गई है, अब क्या पढ़ाना है, शादी कर दो इसकी। लेकिन तब मेरे परिवार वालों ने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया कि हाँ, हमें भरोसा है, हमारी बेटी कुछ कर सकती है। तो उनके भरोसे ने मुझे और भरोसा दिया कि मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी। घर में कितने लोग? सर, 9-10 लोग हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। तो पेरेंट्स हैं, दादा दादी, चाचा चाची, नानी और भाई, कज़न्स, सब लोग हैं। आम तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत खींचातानी रहती है कि ये ज़रूरतें हैं तो थोड़ा इधर से काट के उधर भर लेते हैं हुँ। और उधर से लेकर के इधर कर लेते हैं।
आपकी अपनी ज़रूरतें पूरा होती रहीं? मेरे जो पिताजी हैं वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही हैं, तो मेरी जैसे ज़रूरतें होती थी, कुछ भी एग्ज़ाम के मटेरियल हो, चाहे वो कुछ ख़रीदना हो या किसी एग्ज़ाम देने के लिए कहीं दूर जाना हो, तो जो मेरे पापा हैं उन्होंने इंश्योर किया कि उनके पास कोई फैसिलिटी हो या ना हो, पर वो मुझे ज़रूर वो चीज़ प्रोवाइड करा दें। तो यदि मुझे कहीं दूर जाना है एग्ज़ाम देने, तो मेरे लिए वो कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना जाना पड़े, इसके लिए वो टैक्सी करा देते थे कि आराम से जाएँ, पढ़ें, जब वहाँ जाके सिर्फ पढ़ाई, मतलब फोकस पूरा पढ़ाई पे रहे, बाकी चीज़ों की चिंता मुझे ना करनी पड़े, वो चिंता वो ले लेते थे। पापा का मतलब क्या है? पापा एक छत की तरह है, तो बाहर बारिश है, धूप है, कुछ भी है, वो हमें उससे बचा लेते हैं, हम तक नहीं आने देते उस चीज़ को, कुछ दिक्कतों को, ताकि हम कर सकें कुछ भी ज़िंदगी में। मम्मी क्या करती हैं? मेरी मदर होम मेकर हैं। मम्मी ने आपके सिविल सर्विस क्वालिफाई करने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है? उनका कंट्रीब्यूशन इतना था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे साथ हर वक्त हर पल खड़ी रही, एक साथ में हमेशा उनका साथ था, चाहे मुझे पता हो चाहे ना पता हो। छोटी से छोटी चीज़, जैसे मैं सुबह अगर 5 बजे उठ के पढ़ रही हूँ, तो मम्मी भी 5 बजे उठ रही हैं कि मुझे कुछ खाने को दे, कोई ज़रूरत ना हो कि मुझे खाना ना बनाना पड़े। मुझे अगर कहीं दूर एग्ज़ाम देने जाना है, तो वो मेरे साथ जाती थी, 3 घंटे बाहर खड़ी रहती थी, फिर अगले एग्ज़ाम में फिर खड़ी रहती थी, और आके भी फिर पूरा साथ देती थी। इवन परिवार में भी मम्मी ने पूरा मेरा साथ दिया है, परिवार के साथ। और जैसे बाहर के लोग अगर कुछ कहते थे, तो उसमें भी मम्मी एक ढाल की तरह खड़ी रही। ये जब लड़की 25 साल की हो गई, यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट भी ले लिए और प्रीलिम्स तक में भी नहीं हो पाया, और लोगों ने कहा कि शादी कर दो, शादी कर दो। उसके बाद भी मम्मी पापा ने ये भरोसा बनाए रखा आप में कि बेटी कुछ कर सकती है। ये कैसे संभव रहता है? कैसे मम्मी पापा को आप यकीन दिला सकती हैं कि नहीं, हम कुछ कर लेंगे, अभी थोड़ा-सा रुक जाओ? देखिए, मेरा मानना है कि मम्मी पापा जो हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं अल्टीमेटली। तो उनको यकीन दिलाने से पहले शायद खुद को भी यकीन दिलाना होता है। तो हमें अगर खुद पे भरोसा है, अगर हम उन्हें प्यार से सिर्फ समझा दें कि नहीं, आप मुझ पे भरोसा करिए, मैं कर सकती हूँ, तो वो कर सकते हैं हम पे भरोसा। अभी देखिए, बहुत सारी लड़कियां दूर दराज की भी आपको सुन रही होंगी, और आपके साथ मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से निकली हैं। बहुत सारी ज़रूरतें इंसान की हर वक्त पूरी हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। जहां साधन संसाधन बहुत कम रहते हैं, सपने बड़े रहते हैं, और वहां से निकल करके आदमी कामयाब हो जाता है। आप वहां से हैं। आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है? ये जो यूपीएससी क्वालिफाई करेगी, ये है, या फिर कुछ और भी इसके मायने हैं? कामयाबी एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है। कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कामयाबी है कि जैसे मैंने 6 अटेम्प्ट तक मैंने हार नहीं मानी, डिस्पाइट ऑल द फेलियर्स। वो है कामयाबी, कि कुछ भी हो जाए, कि गिर के खड़े ज़रूर होना है। क्योंकि फ़ेल वही होता है जो कोशिश करता है, जिसने कोशिश नहीं करी वो तो फ़ेल होगा ही नहीं। तो फेलियर और कामयाबी जो है वो बहुत 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 क्लोज हैं एक्चुअली। तो एक फेलियर के बाद ही हम कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो वो चलते रहना, रुकना नहीं। चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए, चाहे कोई कमी भी हो हमारे पास, साधन ना हो, लेकिन हौसला हो मन में, तो हम पहुंच सकते हैं। प्रेम किया है? हाँ जी, किया है। अभी हैं? जी। आपके लिए प्रेम का मतलब क्या है? देखिए, प्रेम जैसे अभी क्या चल रहा है कि डेटिंग, ऑनलाइन डेटिंग, घूमना फिरना, सैर सपाटे करना, मेरे लिए ये प्रेम नहीं है। मेरे लिए प्रेम है ट्रस्ट, यानी भरोसा, और इंस्पिरेशन, या कि प्रेरणा। तो ट्रस्ट का मतलब है कि जब तक मैं हूँ तो वो हैं साथ, और इंस्पिरेशन का मतलब है कि जहाँ तक मेरी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो मुझे उसके भी आगे लेकर जाएं। तो ये है मेरे लिए प्रेम। क्या बात है। तो जिन साहब की आप बात कर रही हैं, आपकी कामयाबी में मम्मी पापा के अलावा उनका भी रोल तो होगा ही। जी बिल्कुल। उन्होंने कैसे, तो मैं सीधा बोलता हूँ कि आप जिनको प्यार करती हैं, जिनसे प्रेम करती हैं, वह भी एक लड़की को इतनी ऊंची कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। प्रेम का यह रूप भी हो सकता है। क्या रोल रहा उनका आपकी लाइफ में? सबसे बड़ा रोल जो मुझे लगता है वो ये था कि जो ये यूपीएससी की जर्नी है, इसमें ये बहुत ब्रूटल है। इसमें ऐसे पॉइंट्स आते हैं इंसान की लाइफ में जहाँ उसका खुद से भी भरोसा उठने लगता है। तो ऐसे पॉइंट्स पे उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया जब मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था।
और आई थिंक वही जो क्रिटिकल जंक्चर थे वो सबसे ज़्यादा सब जो क्रिटिकल जंक्चर्स पे जो मुझे साथ मिला उसी ने मुझे पावर दी कि मैं और आगे जाऊँ, कि वहाँ पे गिव अप ना कर दूँ। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मुझे कल 4 बजे उठना है, तो रोज़ कॉल करना सुबह 4 बजे या 5 बजे, चेक करना कि मैं उठी कि नहीं, या फिर रोज़ रिपोर्ट लेना कि मेरा ये टारगेट है आज का, तो शाम को पूछना कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे और बैठो पढ़ो। या फिर उल्टा भी होता था कि मैं 25-30 दिन पढ़े जा रही हूँ, तो रिमाइंड करना कि थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी है, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो पूरी 7 साल उन्होंने मेरा साथ दिया। एक्चुअली मैं कहूँगी शायद 7 साल रोज़ उन्होंने मुझे सुबह सुबह उठाया है, चाहे मतलब टाइम से मैटर नहीं करता किस टाइम मैंने बोला, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, उठाना है तो उठाना है, और उठना है तो उठना है। बहुत कम इस तरह के मामले होते हैं कि प्रेम में कोई आदमी जिसको प्रेम करता है उसको यहाँ तक लेकर के वो आ जाए, नहीं तो प्रेम के मायने कुछ और भी होते हैं जो आमतौर पर हम देखते रहते हैं। जीवन में कई बार लगा होगा कि बस अब हो गया, यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है, फिर वहाँ से इंसान चलता है, कुछ हौसला बटोरता है, आगे बढ़ता है। कितने ऐसे मौके आए होंगे? अनगिनत कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि जो यूपीएससी है ही ऐसा कि आपको जो रिज़ल्ट है वो 1 साल तक नहीं दिखेगा, और हर स्टेप पे पॉसिबिलिटी है सक्सेस और फेलियर की। कि आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गए तो मेंस होगा नहीं होगा, मेंस में क्वालिफाई कर गए इंटरव्यू होगा नहीं होगा, फाइनली भी क्वालिफाई कर गए आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईआरएस मिलेगा। तो हर स्टेप पे ऐसे मौके आते ही रहते हैं। और सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, इवन जब हम मॉक टेस्ट देते हैं या खुद से जब हम कर रहे होते हैं, तो भी बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि हम अपना बेस्ट कर दें, फिर भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आई थिंक बहुत बहुत सारे ऐसे मौके आए थे इस जर्नी में। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप नोएडा से दूर थोड़ा हरौला गांव से हैं, जी गांव में भी रहीं, फिर आपने नोएडा जी में आकर के अपनी तैयारी की है। जी एक ऐसे गांव समाज से हैं जहां लड़कियों को कम तरजीह दी जाती है, उनको कम पढ़ाया जाता है, फिर आप उस गांव से निकल करके नोएडा में रह करके बिना कोचिंग के आपने यूपीएससी क्वालिफाई की। कैसे आपने अपनी तैयारी की, कैसे रास्ते बनाए? जो भी लोग ये देख रहे हैं, पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी गांव से हैं, आप भारत के किसी भी कोने से हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी अगर आपका एम क्लियर है, आपको एक मंजिल तक जाना है, तो बस हौसला ही काफ़ी है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि रास्ता आप बना सकते हैं। साधन ज़रूरी नहीं है, जैसा आपने बोला कि कोचिंग और ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि आज के टाइम पे हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़, हर रिसोर्स आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैक्सिमम रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करूँ जो मुझे आराम से मिल जाएँ, ऑनलाइन हो। ऑनलाइन, हाँ। और इवन और बहुत सारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती थी वो चीज़ें। और मैं कोशिश करती थी कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि उनकी कितनी अफोर्डेबल चीज़ें वो कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि ऑप्टिमाइज़ करूँ अपने रिसोर्सेज को, कि जो मिनिमम है पर उनको मैं अच्छे से यूज़ करूँ। आप यूपीएससी इस बार जब छठा अटेम्प्ट दे रही थी तो आपने नौकरी भी करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़रूरतों के लिए पैसों की दरकार होगी, तो नौकरी आदमी इसलिए करता है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है, जी और कोई आदमी नौकरी करके भी यूपीएससी की तैयारी करे, ये बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है। आपने दोनों कर लिया। नौकरी क्यों की, और नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी की तो कैसे की? देखिए, नौकरी का रीज़न ये है कि हर इंसान यही चाहता है कि वो मेहनत करके अपना कमाए, और मेरी भी यही मजबूरी थी कि कमाना, एक उम्र के बाद इंसान को कमाना पड़ता है अपने लिए, अपना काम चलाने के लिए और बाद में अपना परिवार चलाने के लिए। तो वो रीज़न था कि मैंने नौकरी करी। दूसरा कि नौकरी के साथ मैंने पढ़ाई कैसे करी, तो उसमें मैं क्या करती थी कि रेगुलरली जब एग्ज़ाम थोड़ा दूर होता था तो रात को मैं पढ़ती थी, मतलब ऑफिस से आके 1 घंटा सो जाती थी और फिर 7 से 1 पढ़ती थी। और ऑफिस में मैं लंच में थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेती थी, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना होता है रोज़, तो मैं न्यूज़पेपर लेके जाती थी और लंच ब्रेक में मैं 5 मिनट में खाना खा लेती थी और फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और जब एग्ज़ाम पास आता था तो थोड़ी बहुत जो छुट्टियाँ हमें मिलती हैं उन्हीं को मैं अवेल करके
पढ़ाई करती थी। आपसे बात करते समय मुझे ये एहसास हो रहा है कि यूपीएससी का मतलब है एक आदमी समय और अपने काम दोनों के बीच में एक युद्ध लगातार लड़ता रहता है। जी। इतना टाइम है तो इसमें से खाना निपटा हाँ, लो, इनमें हाँ। बात निपटा लो, फिर पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई हाँ, करो, फिर हाँ, पढ़ाई करो। हाँ। तो एक आदमी को अपनी तैयारी करते समय हुँ। क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इसका एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि कोई अभी आज की डेट पर यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उससे एटलीस्ट 1.5 साल पहले आप स्टार्ट करिए। और जब प्रीलिम्स में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, तब तक आपका मेंस का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि मेंस के और प्रीलिम्स के बीच में बहुत ही कम टाइम मिलता है, तब आप सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। तो ये हुआ टाइम मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म में भी टाइम मैनेजमेंट देखना है कि आपको हर मंथ का टारगेट होना चाहिए, हर मंथ के अंदर हर वीक का थोड़ा बहुत टारगेट होना चाहिए, और वीक में भी आपको पता होना चाहिए कि आप 6 दिन अगर पढ़ रहे हो तो मे बी आप 7वें दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि ये एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। मैराथन में आप एकदम तेज़ नहीं भागते हो स्टार्टिंग से, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें, अगर हम अपने दिनचर्या को देखें, तो यदि आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि एवरेज पे आप 8 घंटे आप दे सकते हैं। एवरेज मतलब कि कभी वो 10 होगा तो कभी 6 भी होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती थी जब मैं सैटरडे संडे या फुल टाइम जब मैं पहले करती थी, तो 2 घंटा तो सिर्फ न्यूज़पेपर को ही देती थी। उसमें आधा पौना घंटा सिर्फ रीड करना और बाकी 1.5 घंटा उसके नोट्स बनाना, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ये पता होगा सबको। 2 घंटा न्यूज़पेपर को दिया, फिर नाश्ता किया, 1 घंटे में नाश्ता वाश्ता नहाना धोना सब कुछ कर दिया, फिर वापस 3 घंटे बैठ गए। इस 3 घंटे में मैं या तो अपना ऑप्शनल सिलेबस करती थी या फिर मैं जीएस का कोई एक सब्जेक्ट उठाती थी 3 घंटे कंटिन्यूअस। और कभी कभी जैसे फ्लो बन जाते तो 4 भी हो जाते थे, 4:30 भी हो जाते थे। फिर लंच कर लिया, लंच के बाद लंच में 2 घंटा ब्रेक ले लिया मन किया तो, वरना वापस बैठ गए, फिर 2-3 घंटा पढ़ाई करी। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं करती थी कि मैं शाम को एक्सरसाइज ज़रूर करती थी, क्योंकि मुझे मतलब स्टार्टिंग में रियलाइज़ होने लगा था कि एक्सरसाइज जब मैंने छोड़ दी थी तो बॉडी में दिखने लगता है, और सिर्फ बॉडी में नहीं, हमारे माइंड पे भी दिखने लगता है उसका असर। तो एक्सरसाइज मैंने रेगुलर मेंटेन रखी, रोज़ नहीं करती थी पर एटलीस्ट 4 बार वीक में कर लेती थी। फिर रात को रिवीजन कर लेती थी, और कभी कभी जैसे खाना खाते वक्त तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखो वीडियो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे मैपिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना देती थी अलग अलग वीडियोज़ की, कि जो मैपिंग सिखाते थे, तो डिनर के टाइम में मैपिंग ही करती थी, मतलब खाते वक्त देखती रहती थी कि वो क्या बता रहे हैं। तब हर समय अपने काम की बात को आप ढूंढते रहिए। हाँ जी। मैं शिफाली से बात कर रहा हूँ, यूपीएससी क्वालिफाई कर चुकी हैं, छठे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, 4 बार तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया। ये आज की तारीख में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी सीरीज़ चलती हैं, न्यूज़ चैनलों पर इतनी बहस चलती है, फिल्में आती हैं, तो इन सबों को देखते हुए तैयारी होती है या फिर इन सबों से कट के होती है? मेरा तो मानना ये है कि इन सबसे करना पड़ता है, क्योंकि 24 ही घंटे हैं हमारे पास, या तो हम ये कर सकते हैं या हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें 25 घंटे मिल जाएंगे कि हम 1 घंटा और टीवी देख लें। तो मैं पर्सनली इनसे कट के करती थी। लेकिन हाँ, जैसे जब मुझे पता है कि एग्ज़ाम अभी 6 महीने दूर है, तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा बहुत देख लेती थी टीवी सीरीज़ या मूवीज़, बट बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम कट के ही मैं पढ़ाई करती थी। तो ना ओटीटी, ना टीवी, ना फिल्में, सबसे कट करके ही हाँ, पूरी तैयारी ज़्यादातर होती है। कट के ही, बट 100% नहीं कहूँगी, मे बी 95% कट के, 5% थोड़ा बहुत देख लेती थी। क्योंकि मेरी एक हॉबी है कि मुझे साइंस फिक्शन मूवीज़ देखना पसंद है, और मैंने अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भी वो मेंशन किया था, तो वो मैं देखती थी कभी कभार, लेकिन बहुत ही कम। तो ये जो जीएस की तैयारी होती होगी या करंट हाँ जी। अफेयर्स की तैयारी होती हाँ है, जी। ये कैसे करते हैं आप लोग? करंट अफेयर्स का मोस्टली न्यूज़पेपर से? मैं पर्सनली न्यूज़पेपर्स को ही रीड करती थी, लेकिन साथ में मैगजीन्स आती हैं मार्केट में करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन की, तो न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, फिर मंथ के एंड में उसको देख लेते थे, कि क्योंकि हम 100% कवर नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत उससे जो गैप्स हैं वो फिल हो जाते थे। और यूट्यूब पे भी कुछ कुछ चैनल्स हैं, जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए जो एनालिसिस देते हैं न्यूज़ का, वो देखती थी। चलते चलते अगर आप अपनी तरह की लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहती हैं, जैसे मैं पूछूं कि आप सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद करना क्या चाहती हैं, सपना क्या है आपका, तो आप वो भी रख सकती हैं।
और अगर कुछ अपनी तरह की लड़कियों से कहना चाहती हैं तो वो भी कह सकती हैं। पहला तो लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बचपन से लेकर आज तक और शायद ये आगे भी होगा कि मैं पहले कोशिश करती थी कि कोई लड़की कुछ करे, कोई स्टेप ले तो मैं उसको इंस्पायर होके फिर मैं करूँ। पर अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मुझे ही वो लड़की बनना पड़ेगा, तो ताकि किसी और लड़की को इसलिए वो ना कर पाए क्योंकि किसी और ने नहीं किया। क्योंकि जब हम पहला स्टेप लेते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी में हो, चाहे वो किसी सोसाइटी में हो, तो पहला स्टेप लेने वाले को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और मैं पहले उस लड़की का वेट कर रही थी कि वो लड़की कुछ करेगी तो मैं बोलूँगी कि वो कर रही है तो मैं भी करूँगी। पर अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आई हैव टू बिकम दैट गर्ल। मुझे वो लड़की बनना है जिसे देख के और लड़कियाँ भी इंस्पायर हों, उन्हें होपलेसनेस फील ना हो। दूसरा, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके सपने होंगे, जिनके अरमान होंगे, पर शायद उनके पास संसाधन ना हो, शायद उनका रास्ता उन्हें क्लियर ना हो, पर उनके मन में हौसला हो। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहूँगी आज भी और अपनी पूरी ज़िंदगी कि मैं उनके रास्ता बनाने में हेल्प कर सकूँ किसी भी तरीके से, चाहे वो इंस्पिरेशन हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो, कि उनके जो हौसले हैं वो जो सपने हैं वो असलियत में कन्वर्ट हो सके। तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहूँगी। बहुत नेक इरादे हैं आपके और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। लाइफ में आप जो आपके सपने हैं वो पूरा कर पाएँ और समाज में बाकी लड़कियों के लिए आप एक मिसाल बन पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू।